हेलो बच्चों, नमस्कार। कैसे हैं आप सब? तो अभी तक हमने जो पढ़ा है, आई होप वो सबको क्लियर होगा। आज कुछ सवालों के माध्यम से भी टॉपिक को समझने की कोशिश करेंगे और जो पढ़ा है अब तक उसको थोड़ा सा रिवाइज भी करने की कोशिश करेंगे। बच्चों, हमने अभी तक जो सबसे पहली क्लास थी जिसमें हमने ओवरव्यू लिया इस चैप्टर का, तो वहां हमने इलेक्ट्रोलिटिक सेल के विषय में जानकारी ली। लास्ट क्लास में हमने इलेक्ट्रोकेमिकल सेल को समझा। आई होप दोनों ही बातें आपके दिमाग में अच्छे से आ चुकी हैं। अब आगे बढ़ते हैं। इन दोनों के बीच में हमने लास्ट टाइम एक कॉन्सेप्ट समझा था। हमने कहा था कि इलेक्ट्रोकेमिकल सेल और इलेक्ट्रोलिटिक सेल दोनों के बीच में जो डिफरेंस है उसे हम कैसे समझ पाए थे, और आज उसी समझ को थोड़ा सा आगे लेके चलेंगे। तो बच्चों, पहले हमने बात करी थी फर्स्ट क्लास में इलेक्ट्रोलिटिक सेल की, और सेकंड क्लास में हमने बात कर ली है अभी इलेक्ट्रोकेमिकल सेल की। आज इन दोनों को जरा थोड़ा सा एक बेसिक मोड में जमाने की बात करते हैं। ये बेसिक मोड में जमाने की बात क्या है? अरे भैया, ये क्या हो गया? जस्ट बेसिक मोड में जमाने की बात क्या है दोस्तों, कि अभी तक जो समझा है उसको अपने अंदर अच्छे से समेट पाओ, कंसोलिडेट कर पाओ। पहली क्लास में जो बातें हुई थी उसमें हमने कहा था कि देखो भैया, इलेक्ट्रोलिटिक सेल के अंदर एक इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन होता है, दो इलेक्ट्रोड होती हैं और हम बाहर से करंट पास करते हैं और फिर डिस्चार्जिंग सिस्टम बढ़िया तरीके से चलता है, दोनों आयन डिस्चार्ज हो जाते हैं। इलेक्ट्रोकेमिकल सेल में एक केमिकल रिएक्शन होती है और उससे इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस होती है। थोड़ा दिमाग पे जोर डालो। इलेक्ट्रोकेमिकल सेल में एक स्पॉन्टेनियस रिएक्शन होती है और उसकी जो एनर्जी निकलती है वो हमें इलेक्ट्रिक चार्ज यानी करंट देती है। तो उसकी वजह से हमें इलेक्ट्रिकल एनर्जी मिलती है। यहां पर बच्चों हम क्या कर रहे होते हैं इलेक्ट्रोलिटिक सेल में? दरअसल यहां पर एक नॉन स्पॉन्टेनियस रिएक्शन को हम करवा रहे होते हैं। देखो, एक लास्ट टाइम डिफरेंसेस भी पढ़े हैं, आज एक एक डिफरेंसेस को फिर से खोल के पढ़ेंगे, समझेंगे और फिर थोड़ा सवालों की तरफ भी जाएंगे। एनसीईआरटी के कोई खास आफत नहीं, घबराओ नहीं, बहुत आसान चीजों को दिमाग में बैठाने की कोशिश करो बस। मैंने आपसे कहा था इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री अपने आप में एक बड़ा ही प्यारा चैप्टर है, इंपॉर्टेंट है, कंपटीशन के लिहाज से भी समझते जाओ, सारी रेलिवेंट चीजें इसके अंदर है। अब इलेक्ट्रोलिटिक सेल जो होता है वहां पर फिर हम लगे होते हैं बाहर से एनर्जी देकर एक नॉन स्पॉन्टेनियस रिएक्शन को करवाने। अब बच्चों, अगर मैं इन दोनों में और डिफरेंसेस की बात करूं तो ये तो हमें समझ में आ गया कि इस वाले के अंदर हम इलेक्ट्रिकल एनर्जी से केमिकल में जा रहे हैं और इस वाले के अंदर हम केमिकल से इलेक्ट्रिकल में जा रहे हैं। बच्चों, तो जैसे हमने याद है कल वाली क्लास में एक बात करी थी कि एक स्पॉन्टेनियस रिएक्शन होती है, वो जिंक की रॉड जब डिसॉल्व हो गई थी। याद करो, मैंने आपसे पूछा था कि भैया वो डिसॉल्व हो गई, एनर्जी तो वहां भी निकली होगी, उस एनर्जी का क्या हुआ? अगर माइंड में एकदम से आ रहा है कि हीट लॉस हुए हैं सर, इसका मतलब पढ़ाई करी है, और नहीं आ रहा है तो मतलब पढ़ाई नहीं करी है, रिवीजन नहीं किया है। पहला पॉइंट ये था, बार बार आपको मैं एम्फेसाइज कर रहा हूं, इलेक्ट्रोलिटिक में देखो, इलेक्ट्रोलाइसिस, लाइसिस माने टूटना, हम इलेक्ट्रोलाइट को तोड़ रहे हैं विद द हेल्प ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, हम एक नॉन स्पॉन्टेनियस रिएक्शंस को करने की कोशिश कर रहे हैं। तो इलेक्ट्रिकल एनर्जी से केमिकल और यहां केमिकल से इलेक्ट्रिकल, क्योंकि करंट क्या है? मोशन ऑफ चार्जेस। तो अगर एक केमिकल रिएक्शन होती है तो करंट बनेगा, ये हमने कल पढ़ा था, ये ध्यान रखिएगा। अभी इसी से पोटेंशियल डिफरेंस आएगा, इसी से रिडक्शन पोटेंशियल आएगा, फिर एक कमाल की रिएक्शन आएगी, उससे हम एक इक्वेशन बनाएंगे, बट उससे पहले थोड़ी चीजें और इंप्रूव करेंगे। आइए, सेकेंड पॉइंट मैंने क्या बोला था? इलेक्ट्रोलिटिक सेल में
हमारी एनोड क्या होती है? देखो इलेक्ट्रोलिटिक सेल में, फिर दोबारा ध्यान से सुनना, एनायन उस इलेक्ट्रोड की तरफ बढ़ते हैं, एनोड की तरफ। एनायन बढ़ रहे हैं एनोड की तरफ, एनायन बढ़ रहे हैं एनोड की तरफ। एनायन क्या है दोस्तों? एनायन है नेगेटिवली चार्ज्ड आयन। और अगर एनायन है नेगेटिवली चार्ज्ड आयन तो किसकी तरफ जाएगा मेरे यार? पॉजिटिव की तरफ। तो एनोड क्या है यहां पर? पॉजिटिव। बड़ा आसान था जी। इलेक्ट्रोकेमिकल सेल में एनोड क्या है? अगर ये कॉन्सेप्ट अच्छे से क्लियर है तो मजा आ जाएगा, याद करो। वो इलेक्ट्रोलाइट भरा था हमने, यहां पर जिंक हुआ था ऑक्सीडाइज, इलेक्ट्रॉन छोड़े थे और यहां से कैथोड की तरफ गया था इलेक्ट्रॉन। तो इलेक्ट्रॉन एनोड से कैथोड की तरफ गया था। भैया नेगेटिव चीज जा रही है पॉजिटिव की तरफ, इलेक्ट्रॉन जा रहा है। तो यहां पर जो एनोड है वो क्या है? नेगेटिव है। भूल मत जाना। तो ये इलेक्ट्रोकेमिकल लिख रहा हूं, इलेक्ट्रोलिटिक लिख रहा हूं, ये ध्यान रखना। कैथोड, क्योंकि कैटायन आ रहे हैं उसके ऊपर, तभी तो कैथोड है भाई। जो आयन आएंगे उसी के नाम से तो नाम होगा। तो क्योंकि कैटायन आ रहे हैं और कैटायन पॉजिटिवली चार्ज आयन है, तो कैथोड यहां पर नेगेटिव है। ये दोबारा इसलिए बता रहा हूं क्योंकि ये बहुत जरूरी है, भूल ना जाना। और यहां पर कैथोड की तरफ भागे हैं तो वो पॉजिटिव है। ये एक बेसिक डिफरेंस है। ये इलेक्ट्रोलिटिक सेल है, ये इलेक्ट्रोकेमिकल सेल है, इन दोनों में एक बड़ा ही बेसिक डिफरेंस है। आयन जो है बच्चों, इसमें आयन डिस्चार्ज होते हैं दोनों इलेक्ट्रोड्स पे। अभी तो बताया कैटायन जा रहे हैं कैथोड की तरफ, एनायन जा रहे हैं एनोड की तरफ। तो आयन डिस्चार्ज होते हैं दोनों पे। ये देखा बच्चों, रिवीजन करा रहा हूं, जो लास्ट क्लास में कराया था उसको समराइज कर रहा हूं, फिर इसको भी बनाता हूं। और यहां पर ओनली ऑन कैथोड। तो कैथोड कैसे? अरे भैया याद नहीं? वो कॉपर+2 आयन कॉपर रोड पे चढ़े थे। क्लियर है? अब इन दोनों सेल्स के विषय में ये जानकारी थी। इलेक्ट्रोकेमिकल में मैंने आपसे कहा था फिर दो डिफरेंट कंपार्टमेंट में होते हैं, और इलेक्ट्रोलिटिक में सेम कंपार्टमेंट में दोनों इलेक्ट्रोड होते हैं। अब बच्चों, इलेक्ट्रोलिटिक सेल के अंदर मैंने आपको पहली क्लास में फैराडेज के लॉ समझाए थे। क्या थे बताओ जरा? सर नंबर 1 था m=ZIT और नंबर 2 था m1/m2=E1/E2। और मैंने आप लोगों से यह भी कहा था कि भैया एनसीईआरटी से 3.15 और 3.16 आप लोग सॉल्व करके आएंगे। क्लियर है ये बात? क्योंकि आपसे मैंने कहा था कि उन्हीं दोनों क्वेश्चंस के अंदर इसकी बात की गई है, इन दोनों की बैक एक्सरसाइज की प्रॉब्लम थी। आई होप आप सभी ने ट्राई कर लिया होगा। नहीं किया होगा तो आइए जरा मैं भी आपके साथ एनसीईआरटी के उन सवालों को एक बार करता हूं, आपको करके दिखाता हूं, और उससे आपको बड़ा फायदा रहेगा कि सर ये हमारे क्वेश्चन इस तरीके से हुए। तो जरा अपनी एनसीईआरटी फटाफट खोल लीजिए, मैं भी अपनी एनसीईआरटी खोल लेता हूं। तो एनसीईआरटी हमने खोल ली है जी, और अब 3.15 जो क्वेश्चन है उस पर आ जाते हैं। क्वेश्चन मैं खाली पढ़ूंगा क्योंकि आप पे एनसीईआरटी है। कहता है अ सॉल्यूशन ऑफ NiNO3 होल ट्वाइस इज इलेक्ट्रोलाइज्ड between platinum electrodes
गिवन वैल्यू नोट करते चले जाएंगे। मुझे NiNO3 होल ट्वाइस दिया है, इसको इलेक्ट्रोलाइज किया है बिटवीन प्लेटिनम इलेक्ट्रोड्स यूजिंग ए करंट ऑफ 5 एम्पियर और टाइम दिया है 20 मिनट्स। भाई कहता है व्हाट मास ऑफ निकल इज डिपॉजिटेड एट द कैथोड। तो निकालना क्या है मुझे, मास ऑफ निकल। बच्चों गिवन क्या है ये मुझे मालूम है, ये गिवन दिया हुआ है सब, और ये टू कैलकुलेट है। मैंने आपसे कहा था बोर्ड में इस प्रकार लिखना है, फुल मार्क्स मिलेंगे। अब फॉर्मूला यूज्ड क्या लिखेंगे आप, जरा ध्यान दीजिएगा। भाई करंट दिया है, टाइम दिया है, मास पूछा है, मास, करंट और टाइम के बारे में कौन सा फॉर्मूला जानते हो? फिर सोचो, मास दिया है, करंट दिया है, मास निकालना है, करंट दिया है, टाइम दिया है, कैसे करेंगे इसको? हम सर एक ही फॉर्मूला जानते हैं इन सब के अंदर, M इज इक्वल टू ZIT। चलो गजब हो बच्चों, बिल्कुल ही। अब ये तो चलो समझ गए, आप होशियार बालक हैं। M हमें निकालना है और I मुझे पता है, T मुझे पता है, Z कैसे निकालूंगा? Z होता है इक्विवेलेंट मास अपॉन 96500। निकल का मास कितना होता है बच्चों? अब देखो 59 निकल का मास है। अब इसका वैलेंस फैक्टर कैसे निकालेंगे? इक्विवेलेंट वेट निकालना है। ध्यान रखिएगा, कई बच्चे गलती करते हैं, इस पूरे का मास निकाल के उसको 2 से डिवाइड कर देते हैं। मेरे भाई मास किसका डिपॉजिट हो रहा है? निकल का, मेटल का, तो उसी का तो इक्विवेलेंट मास निकालोगे, पूरे मोहल्ले का थोड़ी निकाल दोगे। मेरी बात समझ में आ रही है? जब NiNO3 होल ट्वाइस दिया हुआ है, डिपॉजिट तो निकल हो रहा है, पूरे का मास काहे के लिए निकाल रहे हो भैया? समझ में आ रही है? खाना खाने जाएंगे रेस्टोरेंट में, अपना ही तो बिल देंगे, सबका दे के आ जाएंगे। ये चीज समझनी है। बच्चे यहां पर गलती करते हैं, आपने भी शायद की होगी। NiNO3 होल ट्वाइस था, पूरे का मास निकाल के 2 से डिवाइड करेंगे, इक्विवेलेंट वेट निकालेंगे। नहीं भैया ऐसा नहीं करेंगे, सिर्फ निकल का ही निकालेंगे। तो अगर निकल का ही निकालना है तो 59/2। सर हमें 2 कैसे पता होगा? मेरे भाई निकल कितने से लगा हुआ है? NO3 से। NO3 से कंबाइन होने के लिए NO3 के ऊपर -1 चार्ज होता है, तो यानी कि इसका मतलब इसका जो n फैक्टर है वो 2 हो गया है। चलिए अब तो बचा ही कुछ नहीं, m निकालना है 59/2 अपॉन 96500। आई दे रखा है 5, टाइम है 20, तो इसको सेकंड में चेंज कर लो 60। सॉल्व कर लीजिए, इसका आंसर आपको धड़ल्ले से मिल जाएगा। कितना आसान सवाल, कितना आसान सॉल्यूशन। प्रेजेंटेशन इस तरह होगी, फाइनल आंसर आएगा उसको लिखेंगे आंसर। पूरे बोर्ड में इस तरीके से नंबर मिलेंगे। नीट के लिए भी डायरेक्ट सवाल कई बार आ चुका है, तो उसमें कोई खास दिक्कत नहीं आनी है, आप आराम से वहां भी कर सकते हैं। तो ये सवाल इस तरह होता हुआ। अब बच्चों अगला सवाल देखते हैं। 3.16 मैंने आपको कहा था, अब जरा समझना 3.16 कैसे करना था। क्वेश्चन फिर से एनसीईआरटी से पढ़ो। 3 इलेक्ट्रोलिटिक सेल ए बी सी कंटेनिंग सॉल्यूशन ऑफ ZnSO4। अब ये गिवन पार्ट में लिखा जाएगा। ए में क्या है बेटा? ZnSO4। बी में क्या है बेटा? AgNO3। और सी में क्या है बच्चों? कॉपर सल्फेट। आसान मुद्दा, बहुत सिंपल सिंपल है, कोई बड़ी बात थोड़ी है। केमिस्ट्री तो बार बार कहता हूं मुश्किल है ही नहीं है। 3 आपको इलेक्ट्रोलिटिक सेल दे रखे हैं और कनेक्टेड इन सीरीज। ओए होए, करंट सेम हो गया भाई। A steady current of 1.5 एम्पियर was passed through them। आई दे दिया भाई ने 1.5 एम्पियर। ये थोड़ा सा
साफ करते हैं इसको बढ़िया तरीके से लिखते हैं 1.5 एम्पियर। बोर्ड में तो वैसे भी साफ लिखना ही पड़ता है, ये मान के चलिए आप। थ्रू देम अंटिल 1.4 ग्राम 1.45 ग्राम ऑफ सिल्वर डिपॉजिटेड, जब तक कि 1.45 ग्राम ऑफ सिल्वर डिपॉजिट नहीं हो गया तब तक आप करंट पास करते ही रहे, और करंट कितना था 1.5 एम्पियर। सो हाउ लॉन्ग डिड द करंट फ्लो? सो डिफिकल्ट। टू कैलकुलेट में टाइम निकालना है भाइयों, आसान हो गया, टाइम निकालना है, कोई जलवा ऐसा है ही नहीं। अब दूसरा है व्हाट मासेस ऑफ कॉपर एंड जिंक वर डिपॉजिटेड। अच्छा 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 अच्छा, कॉपर का भी मास निकालना है, जिंक का भी मास निकालना है, ये हमें ज्ञान पेलना है। जब टाइम निकालना है तो उसके लिए फॉर्मूला यूज क्या होगा? m इज इक्वल टू जेड आई टी। अब आप कहेंगे सर m दिया हुआ है, सिल्वर का z निकालना, तो यानी सिल्वर का पहले इक्विवेलेंट मास निकालेंगे 108, सिल्वर का वैलेंस वेक्टर 1 ही है, इसमें AgNO से दिख रहा है, तो 108 बाई 1 अपॉन 96500, m दिया हुआ 1.45, 108 अपॉन 96500 इंटू 1.5 इंटू टी, यू विल गेट t। अब एक चीज हम समझो, कई बच्चे क्या करेंगे, टाइम निकालेंगे और टाइम को फिर जिंक के लिए और कॉपर के लिए लगा के इसी फॉर्मूले को लगा के फर्स्ट लॉ को लगा के ही आंसर निकाल लेंगे उनका मास निकालने का। अगर बोर्ड में 3 नंबर का आया तो 1 नंबर और नहीं मिलेगा आपको, 2 ही मिलेंगे, चाहे आपने करा सही है, क्योंकि बोर्ड में वो इस क्वेश्चन के अंदर दोनों लॉ लगवाना चाहता है, फेराडेज का फर्स्ट लॉ भी, फेराडे का सेकेंड लॉ भी। ये बात ध्यान रखिए। सेकेंड लॉ क्यों लगेगा इसमें? भाई सिल्वर का मास अपॉन कॉपर का मास, सिल्वर का इक्विवेलेंट मास अपॉन कॉपर का इक्विवेलेंट मास। कॉपर का मास कितना होता है बच्चों? अब 63 डिवाइड बाई 2, क्योंकि वैलेंस वेक्टर 2 है इसका, कॉपर सल्फेट दे रखा है, ये 1.45 दिया हुआ है, ये मिल जाएगा। इस क्वेश्चन में ध्यान रखिएगा, वो आपसे दोनों चीज पूछता जाएगा। वो आपसे कहेगा कि मित्रों यहां पर फर्स्ट लॉ भी लगाना है और सेकंड भी लगाना है, मास निकालने के लिए सेकंड लॉ लगाना है, वैसे फर्स्ट लगाना है टाइम निकालने के लिए। तो एक चीज ध्यान रखिएगा, फिर से बता रहा हूं, जब भी कभी करंट दे रखा हो, टाइम दे रखा हो, मास निकालना हो, जब भी कभी करंट हो, टाइम हो, मास निकालना हो, इन तीनों के इंटर रिलेशन पे हो, या मास दिया हो, करंट दिया हो, टाइम निकालना हो, मास दिया हो, करंट दिखा हो, टाइम निकालना हो, या फिर करंट निकालना हो, बाकी दोनों चीज दी, देन वी शुड अप्लाई m इज इक्वल टू जेड आई टी। क्लियर है बच्चों? और अगर एक का मास दे रखा है, सीरीज में कनेक्ट कर रखा है, सेम टाइम लगा रहा है, तो फिर लगाओ when connected in series और मास इंटरडिपेंडेंसी निकालनी हो तो m1 बाय m2 इज इक्वल टू e1 बाय e2 ही लगाओ। तो दिस इज फैराडे अंकल का फर्स्ट लॉ एंड दिस इज फैराडे अंकल का सेकेंड लॉ। प्रीटी सिंपल टू अंडरस्टैंड। अब बच्चों इसी में मैंने आपसे कहा था कि 3.8 3.9 भी आप लोग देखेंगे जरूर कि उसमें भी क्वेश्चन किस तरीके से पूछा गया है, और वैसे भी बोर्ड के अंदर 3.8 तो बहुत धड़ाके से दिया हुआ है भाई साहब। तो 3.8 क्वेश्चन क्या है, अब क्वेश्चन के माध्यम से मैं आपको समझा रहा हूं, जो मैंने पहले क्लास में पढ़ाया था, थोड़ा पानी पीना बनता है। एक बार आप इतने, ये जो मैंने लाइन लिखी थी इसको जरा दोबारा लिख लो।
आ जाएं अगले सवाल की तरफ बड़े आसानी से। 3.8 की तरफ आते हैं। कहता है द कंडक्टिविटी ऑफ द कंडक्टिविटी ऑफ 0.2 मोलर सॉल्यूशन। अरे सर गिवन है सर, मोलैरिटी गिवन है। देखो आप मैं बार बार गिवन लिखता हूं, टू कैलकुलेट लिखता हूं, इसलिए कि प्रैक्टिस रहे, आपको ये बताने के लिए कि जब भी आप इन चीज़ों को लिखेंगे तो दिमाग में चलता रहेगा बच्चों। हम कई बार सोचते हैं कि जब एग्ज़ाम देने बैठेंगे तब लिख लेंगे, अभी क्या तोप चल रही है। अगर अभी से नहीं लिख पाओगे तो एग्ज़ाम वाले दिन भी नहीं लिख पाओगे, ये बात ध्यान रखिएगा। तो एम हमें मोलैरिटी दे रखी है बच्चों 0.2 मोलर। The conductivity of 0.2 molar solution of KCl at 298 Kelvin is this। और कप्पा हमें दे रखा है 0.0248 साइमन पर सेंटीमीटर। कैलकुलेट इट्स मोलर कंडक्टिविटी। टू कैलकुलेट मोलर कंडक्टिविटी हमें निकालनी है। फॉर्मूला यूज्ड, फिर से लिखूंगा मैं मस्त तरीके से। अब आपको बता दूं, अगर आप देखेंगे तो प्रीवियस क्वेश्चन में सीबीएसई में आपको ये क्वेश्चन अत्यंत बार मिल जाएगा, और तो और नीट में भी ये आया हुआ है। तो कितना आसान क्वेश्चन है, एनसीईआरटी बेस्ड है, कुछ भी सवाल नहीं है। देखो कैसे भाई, लैम्डा एम इज इक्वल टू कप्पा इंटू 1000/c लिखवाया था ना, मोलैरिटी कर दी। अब देखो भैया, कप्पा भी दिया है, मोलैरिटी भी दी है, सो डिफिकल्ट। 0.0248 into 1000/0.2, you will get lambda m as an answer। सर इतना डिफिकल्ट सवाल? देखो बच्चों, मैं बार बार आपसे एक बात कहता हूं, लाइफ इतनी डिफिकल्ट नहीं है जितनी हम बना लेते। अगर सीक्वेंस में चला जाए तो चीजें डिफिकल्ट नहीं। केमिस्ट्री जैसा सब्जेक्ट बनाना चाहे तो हम बहुत डिफिकल्ट बना सकते हैं। मैं देखता हूँ कई बच्चे कोटा वाला मटेरियल ले आएंगे और बहुत कुछ पढ़ने लगेंगे, भयंकर स्टडी मटेरियल उठा लेंगे। भाई आज से 5-6 साल, मैक्सिमम 7 साल पहले सिलेबस थोड़ा डिफरेंट था, अब डिफरेंट हो चुका है। अब एनसीईआरटी बेस्ड पेपर नीट में देख रहे हैं आप, एनसीईआरटी बेस्ड पेपर आप जेईई मेंस में देख रहे हैं। अब मुझे एक बात बताओ, T20 के मैच में अगर मैं टेस्ट मैच की तरह बैटिंग करने लग जाऊं तो लोग क्या कहेंगे, जो दर्शक बैठे हैं? और क्या आप अगला T20 मैच खेल पाएंगे? नहीं। सवाल यही है दोस्तों, तैयारी किसी और टाइप की है। आप मतलब देखो, मैं आपसे साफ कहता हूं, आईआईटी हो गया या आपका नीट हो गया, क्योंकि मैं तो बिल्कुल साथ साथ लेके चल रहा हूं। एक्सेलरेट बैच में बिल्कुल चीजों को साथ लेके चल रहा हूं, सीबीएसई, नीट और जेई। इसलिए मैं कॉन्सेप्चुअली बढ़ाता हूं चीजों को, लेकिन हाँ फालतू नहीं ले जा रहा, एमएससी बीएससी नहीं करवा रहा मैं आपसे, जरूरत ही नहीं है उसकी। तो अब मैं आप लोगों से ये चाहता हूं कि देखो खुद सोचो भाई, अगर आईआईटी वाला पेपर सेट कर रहा है तो क्या वो गौरव शर्मा की लिखी हुई किताब मानेगा या किसी और की लिखी हुई किताब मानेगा, या जो सरकारी तौर पे प्रेस्क्राइब बुक है उसको पहले उठाएगा? अब सरकारी तौर पे प्रेस्क्राइब्ड बुक कौन सी है? एनसीईआरटी। तो वो एनसीईआरटी उठाते हैं। अब कई लोग कहते हैं सर जेईई मेन में मैथ्स का तो पेपर आता ही बड़ा अलग है, एनसीईआरटी बेस्ड आता ही नहीं। बच्चों, मैथ्स में आपकी क्रिटिकल थिंकिंग सोची जाती है तो वो क्वेश्चन को स्ट्रेच कर देते हैं। अब इसका मतलब ये नहीं कि आप एमएससी की किताब पढ़ेंगे तब आप आईआईटी निकालेंगे, नहीं। और केमिस्ट्री में तो बेसिकली एनसीईआरटी ही है सब कुछ। हाँ, इससे स्ट्रेच करते हैं प्रॉब्लम्स। तो अगर मुझे बेसिक ही नहीं आता तो मैं क्या उखाड़ लूंगा, सीधी सी बात है। इसलिए मैं बहुत इम्फेसाइज करता हूं कि चीजों को लिमिटेड सिलेबस के अंडर रहते हुए, एनसीईआरटी बेस्ड रहते हुए उसे कई कई बार करो। रिवीजन जितना स्ट्रांग होगा उतना आपकी लाइफ बहुत अच्छी रहेगी। मल्टीपल चीजें करने चले जाओगे, आना तो उसमें से है नहीं। और मेरी एक लाइन ध्यान रखना, जेईई मेन में, नीट में
फेल होने के लिए बहुत पढ़ना पड़ता है, बहुत सारे स्टडी मटेरियल लाओगे, बहुत सारे टेस्ट सीरीज लोगे, बहुत सारी जगह वीडियो देखोगे, तब जाके आप जेई मेंस में फेल कर पाओगे। क्योंकि जेई मेन में अच्छे नंबर से क्वालिफाई होना, रैंक निकालना, उसके लिए तो आपको लिमिटेड लेकिन मल्टीपल टाइम रिवीजन के साथ करना होता है। प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल सीखनी पड़ती है, ये मेरी बात ध्यान रखना। कितना आसान सवाल है एनसीईआरटी का जो भी करा आपने, सब कुछ गिवन था और सीधा सीधा उसने पूछ लिया, तो कोई बड़ी तोप नहीं है भाई ये। अगला सवाल भी देख लेते हैं, कोई बड़ी दिक्कत थोड़ी है। क्वेश्चन है जी 3.9, द रेजिस्टेंस ऑफ ए कंडक्टिविटी सेल, गिवन वैल्यू लिखना शुरू करेंगे। रेजिस्टेंस की भाई अब गिवन पहले ऊपर टॉप पे लिखो, गिवन रेजिस्टेंस ऑफ ए कंडक्टिविटी सेल कंटेनिंग 0.01001 मोलर, तो मोलैरिटी पहले दे दी 0.001 मोलर, KCl solution is 1500 ohm. What is the cell constant? We have to find out. To calculate, we need to find out cell constant L by A, G naught. If conductivity of 0.001 molar KCl solution is this, कप्पा मुझे गिवन है, ठीक है। सेल कांस्टेंट कंडक्टिविटी ऑफ 0.001 मोलर दे रखा है बच्चों, इज 0.146 10 की पावर -3। अब सोचो भाई, मैंने आपको फॉर्मूला यूज जो बताया है उसमें आपसे कहा है रेजिस्टेंस इनटू कप्पा इज इक्वल टू G नॉट। अब भाई हलवा सा देखो, कप्पा क्या है, आर क्या है, तो 1500 इंटू 0.146 इंटू 10 की पावर -3। सर तो मोलैरिटी तो क्यों दिया हमें, बावला बनाने के लिए, कि क्या वाकई में आप ये चीज समझ पाए हो कि भाई ने दिया क्या है और पूछा क्या है। कई बच्चे यहां पर 1 मोल 0.1 मोल का कॉन्सेप्ट उठाने लगते हैं। अब मुझे एक चीज बताओ, जरूरत क्या है उसकी, सीधा सीधा फॉर्मूला है, वैल्यूज गिवन है, लगाओ निकालो, क्लियर है। तो ये फॉर्मूला भी था। अब ये फॉर्मूला सर कहां से आया था, एक बार फिर बता देंगे, बता देंगे भैया। फिजिक्स के अंदर आप पढ़ते हैं कि जो रेजिस्टेंस है वो लेंथ पे डायरेक्टली और एरिया पे इनवर्सली है। भाई देखो इसको थोड़ा सा एक स्टोरी से समझते हैं। मान लो आपने किसी को 500 रुपए दिए, वो वापस नहीं कर रहा। अब जहां भी वो आपको मिलता है वहां आप उसको रोक के पूछते हो भाई 500 रुपए कब देगा। अब मान लीजिए वो आपसे बच के चलता है, अब एक लंबी सी पतली सी गली है, सामने से वो आ रहा है, इधर से आप आ रहे हो, तो आप दोनों के टकराने के चांस ज्यादा है, यानी रेजिस्टेंस के चांस ज्यादा है। तो जितनी लेंथ ज्यादा होगी उतना टकराने के चांसेस ज्यादा है, और एरिया ज्यादा होगा भैया। तो अब 60 फुटा रोड है तो इधर से निकल जाएगा, तो वही अगर एरिया ज्यादा होगा तो रेजिस्टेंस कम हो जाएगा। लेंथ ज्यादा है तो रेजिस्टेंस ज्यादा है, एरिया ज्यादा है तो रेजिस्टेंस कम है। ये भैया सीधी सी बात फिजिक्स में बताई गई है। और जब इसी चीज को खोल दिया जाता है तो एक कांस्टेंट तो लगाना लाजमी सी बात है। ये रेजिस्टेंस है तो ये स्पेसिफिक रेजिस्टेंस है और इसी को बोला जाता है रेजिस्टिविटी। और तो और 1/रो को बोलेंगे कप्पा। अरे भैया रेजिस्टेंस का उल्टा कंडक्टेंस, रेजिस्टिविटी का उल्टा कंडक्टिविटी, सीधी सीधी बात, ज्यादा सोचना ही नहीं, सीधी बात, नो बकवास। अब किसी कोल्ड ड्रिंक ऐड नहीं कर रहे हैं।
तो अब ये कंडक्टिविटी हो गया, इसको इधर ले गए तो रेजिस्टेंस इंटू 1/ρ। इसी तरीके से आपका ये मस्त फॉर्मूला आता हुआ रेजिस्टेंस इंटू कप्पा। ये तो भैया है लेंथ और एरिया, आप ये थोड़ी है किसी बैटरी का एक आप बार बार बदलते चले जाएंगे, वो तो उतना ही रह जाएगा। तो ये तो सेल कांस्टेंट है, तो ये G0 कहा। अब ये भी आपको बताया था कि मोलर कंडक्टिविटी, इक्विवेलेंट कंडक्टिविटी ये क्या थे। भाई बच्चों अगर ध्यान से सोचो, मोलर कंडक्टिविटी मैंने यहां पर बताया था, और इसका फॉर्मूला कप्पा इंटू 1000/m आया था। कैसे आया था भाई? हमने कहा था, यहां लिखो ये कैसे आया। बिकॉज लैम्डा एम पूरे वॉल्यूम में 1 मोलर मतलब 1 मोल, अगर हम बात करते हैं 1 मोल सब्सटेंस है मेरे पास, तो पूरे वॉल्यूम के हिसाब से कितनी कंडक्टिविटी होगी? तो कंडक्टिविटी इंटू वीसीसी। सीसी मतलब ml। अब अगर ऐसा है तो मोलैरिटी मेरी क्या होती है? मोल्स इंटू 1000/VCC। अच्छा जी, और ये तो 1 मोल आपने सर कहा ही था अभी। हाँ जी हाँ जी, तो VCC क्या हो जाएगा? 1000/मोलैरिटी। इस चीज को उठा के यहां डाल देंगे। लैम्डा एम कंडक्टिविटी इंटू 1000/m, और इक्विवेलेंट के लिए अपॉन नॉर्मेलिटी हो जाएगा। रिपीटेशन ऑफ थिंग्स आपके दिमाग में स्टिक करवाएंगे, तभी तो आनंद आएगा गुरु। चलिए तो सवाल भी निकालते हैं इस पर। खैर मोलर कनेक्टिविटी का तो सवाल बिल्कुल इजी ही रखा होता है। एक बालक ने मुझसे डाउट भी पूछा था कि 3.11 kg। आइए जरा खेलते हैं, और इससे पहले समझते हैं कोलराज बाबू की एक चीज। कोलराज बाबू ने कहा कि भैया चाहे वीक इलेक्ट्रोलाइट की सही, मैंने आपको फर्स्ट क्लास में बताया भी था, और अब अगली ही क्लास में, क्योंकि एक बार अभी हाफ सेल्स के विषय में पढ़ेंगे, रिडक्शन पोटेंशियल को आज ढंग से डिफाइन कराएंगे आपको, फिर आएंगे हाफ सेल्स के विषय में, और हाफ सेल्स के बाद क्योंकि इलेक्ट्रोकेमिकल सेल के भी 2-3 पार्ट हैं, उनको ढंग से पढ़ना अत्यंत आवश्यक है। अच्छा, तो हम थे बहुत सिंपल तरीके से, भाई वीक इलेक्ट्रोलाइट टूटता नहीं है आसानी से, वीक इलेक्ट्रोलाइट परेशान करता है। भाई जो टूटता नहीं आसानी से तो वो परेशान तो करेगा ही, तभी वो वीक इलेक्ट्रोलाइट है। आइए इस विषय में थोड़ी जानकारी लेते हैं। आपने एक बात तो समझ ली है बहुत सिंपल तरीके से कि एक इलेक्ट्रोलाइट है ए बी, और वो टूटता है A+ और B- में। जितना डिसोसिएटेड पार्ट अच्छा होगा उतनी कंडक्टिविटी अच्छी, जितना ये अनडिसोसिएटेड ज्यादा होगा उतनी कम। तो जितना डिसोसिएटेड ज्यादा उतनी कंडक्टिविटी ज्यादा, कंडक्टेंस ज्यादा, जितना डिसोसिएटेड कम उतना ये कम है भाई। कंसंट्रेशन बढ़ाते चले जाओगे, मान लो 100 ग्राम था तो 5 ही गया, वीक था ना, और 100 डाला तो फिर 5 गया, बट इसके तो 190 हो गए। डिसोसिएटेड ज्यादा है तो कंडक्टेंस और कंडक्टिविटी अच्छी है, और डिसोसिएटेड कम है तो बेकार है, और अनडिसोसिएटेड ज्यादा है तो कंडक्टेंस और कंडक्टिविटी कम है। कंसंट्रेशन बढ़ाने पर अनडिसोसिएटेड ज्यादा बढ़ रहा है, कंसंट्रेशन बढ़ाने पर अनडिसोसिएटेड ज्यादा बढ़ रहा है, कंसंट्रेशन बढ़ाने पर डिसोसिएटेड कम बढ़ रहा है। इसका मतलब अगर डाइल्यूशन बढ़ाओगे, अगर डाइल्यूशन बढ़ाओगे तो फिर तो कंडक्टिविटी कंडक्टेंस बढ़ने का चांस हो जाएगा। चांस क्यों बोला सर? यहां भी सरप्राइज है। डाइल्यूशन बढ़ाने पर कंडक्टिविटी और कंडक्टेंस थोड़ा डिफरेंट बिहेवियर शो करते हैं। सोचना ऐसा क्यों, बताएंगे बट सोचना, क्योंकि अभी तो फिलहाल हम किसी और दौर पे चल रहे हैं।
तो कोलराज साहब आए, उन्होंने कहा कि भैया ऐसा है, जब आप इनफाइनाइट डाइल्यूशन पे ले जाएंगे, किस पे ले जाएंगे, इनफाइनाइट डाइल्यूशन पे ले जाएंगे, तब क्या घटना हो। सर ये वर्ड आपने यूज करा इनफाइनाइट डाइल्यूशन, ये क्या होता है। अरे भैया डाइल्यूट करते चले जाओ, करते चले जाओ, करते चले जाओ, एक तो ऐसी डाइल्यूशन आएगी, एक तो ऐसी डाइल्यूशन आएगी जहां पर ये अपने आयंस में पूरी तरह टूट जाए। एक बच्चा नहीं पढ़ रहा, ढीठ है, मान लिया। अब आप ऐसा कुछ काम कीजिए, मतलब पिटाई करते चले जाइए, प्रेशर बनाते चले जाइए, कोई तो ऐसी पिटाई, कोई तो ऐसा प्रेशर होगा जहां वो भाई साहब बिखर जाएगा। अब कोलरॉश लॉ इसी बात की बात करता है कि एट इनफाइनाइट डाइल्यूशन, अरे डबल लिख दिया हमने, चलो कोई, अच्छा ये तो स्पेलिंग भी थोड़ी सी मस्त थी, कोई परेशानी नहीं। देखो एट इनफाइनाइट डाइल्यूशन जो मोलर कंडक्टिविटी निकल के आएगी वो पॉजिटिव और नेगेटिव आयन की मैक्सिमम कंडक्टिविटी को रिप्रेजेंट करेगी। मैंने पहले भी एग्जांपल दिया था वीक स्टूडेंट वाला, वो फिर से रिलेट करने की कोशिश कर। तो ये मैक्सिमम वैल्यू है बच्चों, इससे ऊपर इसकी मोलर कंडक्टिविटी हम नहीं देख सकते, तो इसी को हम क्या बोल देते हैं बच्चों, लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी। आपको 100 किलोमीटर का रास्ता तय करना था, मैक्सिमम आप 100 किलोमीटर तय कर सकते हो, अभी आपने 40 किलोमीटर तय किया है, तो डिग्री ऑफ ट्रेवल आप जो कर पाए हो अभी 40% ही तो हुआ। केमिस्ट्री में 98 मार्क्स आ गए, 100 ला सकते थे, तो कितना पेपर तोड़ पाए, 98%। ये अल्फा हो गया पेपर तोड़ने की डिग्री। इसी कॉन्सेप्ट पे अगर चलूं तो ये मैक्सिमम वैल्यू होगी मोलर कंडक्टिविटी की। तो डिग्री ऑफ डिसोसिएशन कैसे निकाल सकता हूं, लैम्डा एम अपॉन लैम्डा नॉट एम। कितना टूट चुका है अभी, भाई मैक्सिमम तो इतना हो सकता था, इतना हुआ है तो निकाल लिया, सिंपल, इसमें काहे की परेशानी, सिंपल सिंपल सा कॉन्सेप्ट। और एक बार जब अल्फा आ जाता है तो हमें ये मालूम है कि k इज इक्वल टू सी अल्फा स्क्वायर अपॉन 1 माइनस अल्फा, जिसमें कई बार हम इसे k इज इक्वल टू सी अल्फा स्क्वायर लिख देते हैं, जहां पर अल्फा को नेग्लेक्ट कर देते हैं, वहां पर हम ये कर देते हैं। इक्विलिब्रियम में ये बात पड़ी थी। अब आइए देखते हैं ये सवाल क्या था। 3.11 कंडक्टिविटी ऑफ 0.00241 मोलर, तो गिवन फिर लिखेंगे, मोलैरिटी है 0.00241, एसिडिक एसिड की कंडक्टिविटी कप्पा दिया हुआ है 7.896 इंटू 10⁻⁻5। मोलर कंडक्टिविटी निकालनी है, टू कैलकुलेट मोलर कंडक्टिविटी, और लैम्डा नॉट एम दिया हुआ है भैया, एसिडिक एसिड 390.5, और फिर यहां निकालना है डिसोसिएशन कांस्टेंट। अब लैम्डा एम कैसे आएगा भैया, फॉर्मूला यूज में लगा लो, बहुत ही आसान है फॉर्मूला यूज तो, खैर लैम्डा एम है भैया कप्पा इंटू 1000 बाय एम, कप्पा ये रहा, एम ये रहा, 1000 तो पता ही है, तो ये तो बहुत मस्ती से निकाल लिया गुरु। अल्फा कैसे निकालोगे, लैम्डा एम अपॉन लैम्डा नॉट एम। अल्फा क्यों निकालेंगे सर, अरे के निकालना है ना, और के का फॉर्मूला ये है, ये लगाओगे,
सॉरी, तो लैम्डा एम निकाल लिया, अल्फा लगाइए, इनाम पाइए। मतलब रिजल्ट मिल गया, अल्फा मिल गया। तो उसके बाद तो k इज इक्वल टू सी अल्फा स्क्वायर अपॉन 1 माइनस अल्फा लगा दो। अगर आपको लगता है कि अल्फा बहुत ही छोटा है, भाई मान लो अल्फा की वैल्यू 10 की पावर -7 है, तो 1 माइनस 0.000000001, तो 1 ही तो रहेगा। तो अगर आपको अल्फा देखने में लग जाएगा कि अल्फा बहुत बड़ा है या कम है, और अल्फा अगर बहुत कम लगा तो फिर उसको यहाँ 1 ही रह जाएगा, तो वैल्यू यही आ जाएगी। 10 की पावर -5 का एक टेस्ट होता था, याद है, इक्विलिब्रियम में, कक्षा 11 में। नहीं याद है तो परेशान मत हो, फिलहाल ये लगाओ। तो बच्चे यही मेथड था जो इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए चाहिए। एक बच्चे ने डाउट पूछा था कि सर आपके मेथड से, मेरा मेथड थोड़ी है भाई, ये तो एनसीईआरटी का मेथड है। मैंने तो बार बार कहा भैया देखो, एनसीईआरटी, अभी 3 साल पहले जेई में एक सवाल आया, डाइबल एच को लेके कंफ्यूजन हो गई, कोटा से बड़े बड़े धुरंधर ने सबने बताया, हमने ही बताया, हम भी धुरंधरबाजी में लग गए। सबने बताया कि डायबल एच का इस तरह का है, हमने भी कहा, कुछ टीचर्स ने, हमने बोला कि नहीं, एनसीईआरटी में जो मेंशन है वो इस तरीके से मेंशन है, और फाइनली आईआईटी ने माना वही जो एनसीईआरटी में मेंशन है। तो भैया एनसीईआरटी हमारी बॉस है, ना कोई मेरा फॉर्मूला, ना कोई तुम्हारा फॉर्मूला, ना कोई तुम्हारे नोट्स, ना कोई मेरे नोट्स, ना ही इस दुनिया में किसी और के नोट्स, ना ही कोई और लैंग्वेज चलेगी। चलेगी तो एनसीईआरटी की ही चलेगी, ये बात ध्यान रखना। फाइनली कहाँ पे चैलेंज करोगे? अगर मान लो किसी आंसर को चैलेंज करोगे, कोर्ट में करोगे ना, कोर्ट क्या बोलेगा, एनसीईआरटी में ये है भाई, ये लिख माना जाएगा, अब गलत सही हो यही माना जाएगा। तो ज्यादा ज्ञान ना लगाते हुए लैंग्वेज वही पकड़नी है। तो ऐसे ही मेरा फॉर्मूला नहीं है, तो एनसीईआरटी का फॉर्मूला है। ये जो के वाला फॉर्मूला है, ये तो 11th क्लास से उठाया है, ओस्टवाल्ड डाइल्यूशन लॉ से। अब सर ये ओस्टवाल्ड डाइल्यूशन क्या होता है, हम बता देते हैं फिर से एक बार। इक्विलिब्रियम के दौर में आपने पढ़ा था कि मान लो ए चला गया बी प्लस सी में, सर फिर से इक्विलिब्रियम ले आए आप, तो बेटा मैंने तो कहा ही था, इलेक्ट्रो हो चाहे काइनेटिक्स हो चाहे सॉल्यूशन हो, मैं तो इक्विलिब्रियम पे बात करूंगा ही करूंगा, क्योंकि सवाल तो इक्विलिब्रियम से ही बनेगा। तो ए गोज टू बी प्लस सी। अब मजेदार बात क्या है कि एट टी इज इक्वल टू 0 इसकी कंप्लीट कंसंट्रेशन है, और इसकी तो अभी 0 0 ही है भैया। भाई भैया सीधी बात है, अभी तो रिएक्शन शुरू हुई है ना यार। तो जलवेदार चीज तो ये है कि अगर अभी रिएक्शन शुरू हुई है तो सारा का सारा रिएक्टेंट ही तो मौजूद है, प्रोडक्ट तो है ही नहीं। तो आइए इस पे भी खेलते हैं, और एट टाइम इज इक्वल टू टी पे, यानी एट इक्विलिब्रियम, एट इक्विलिब्रियम हम जब बात करते हैं इक्विलिब्रियम कंसंट्रेशन की, तो हम बात करते हैं बचा हुआ रिएक्टेंट और बना हुआ प्रोडक्ट। अब फिर वही छोटा सा एग्जांपल फिर से लेते हैं, दिमाग में फिर से बैठ जाएगा भाई। मैंने आपको दिए 200 रुपये, आपने कर दिए 100 खर्च। मैंने आपको दिए 400 रुपये, आपने कर दिए 200 खर्च। अब मैंने दिया आपको 600, कितने बचेंगे? तो आप जितने देता हूं उसमें से 50% खर्च कर देते हो। मैंने आपको 600 दिए, आप इसमें से 50% खर्च करेंगे, तो यानी 1/2 ऑफ 600, और आपको कितना मिलेगा? 300 बचेगा। ये इनिशियली मैंने आपको जो पैसे दिए, ये भी वही इनिशियली जो पैसे दिए, और ये आपका डिग्री ऑफ खर्चा जो आप कहते हो। तो सी माइनस सी अल्फा ही तो बचेगा, तो ये सी माइनस सी अल्फा। अब अगर ये 1 मोल टूटता है तो 1 मोल 1 मोल, तो ये भी सी अल्फा के निकालेंगे, तो सी अल्फा इस तरीके से, तो के इज इक्वल टू, देख लो बेटा, सी अल्फा स्क्वायर अपॉन 1 माइनस अल्फा, ये यहां से आया था। और अगर अल्फा बहुत छोटा है, अब हिंद महासागर से बार बार कहता हूं, एक बाल्टी पानी लिया और फिर हल्ला मचाओ कि मैंने तो हिंद महासागर से कमी कर दी, अरे बेवकूफ हो, नहीं कर सकते भाई। अब 1 माइनस 10 की पावर -20 है, तो 1 ही रह गया ना वो इफेक्टिवली। ये देखो जलवा। तो ये वाला सवाल यहाँ होता हुआ। अगला सवाल बहुत आसान है, मुश्किल तो सर आप कोई कहते ही नहीं, अरे तो मुश्किल है ही नहीं।
केमिस्ट्री मुश्किल होती, हम ही नहीं पढ़ाते। हम भी लाइफ को डिफिकल्ट नहीं करते, ना अपने ना बच्चों की, सीधी बात। हाउ मच चार्ज इज रिक्वायर्ड फॉर द फॉलोइंग रिडक्शन? बहुत ही डिफिकल्ट सवाल हो गया ये तो भाई। 1 मोल ऑफ Al+3 को ले जाना है Al में। चैप्टर की शुरुआत के फर्स्ट चैप्टर में, जब फर्स्ट लेसन में मैंने आपसे कहा था कि इलेक्ट्रो जो है वो रेडॉक्स के पापा है, याद है? तो अब देखो बेटा, एल्यूमिनियम+3 को एल्यूमिनियम बनाने के लिए 3 इलेक्ट्रॉन चाहिए होते हैं, और अगर ये 1 मोल है तो ये 3 मोल चाहिए होंगे। और हम ये भी जानते हैं कि चार्ज ऑन 1 मोल of electrons will be 1 Faraday, that is 96500 कूलम। 96487 बताया था, है ना? बस कोई याद नहीं। तो इसके लिए 3, तो इसके लिए आंसर हो गया 3 Faraday। आसान बिल्कुल, कोई समस्या कोई दुविधा तो नहीं। अगला वाला हिस्सा क्या है इसका? बी पार्ट, ये ए लिख लो फिर। अब 1 मोल ऑफ कॉपर +22, तो लो जी 2 Faraday। ठीक है, अब इसको ज्यादा डिटेल तो नहीं, आसान। 1 मोल ऑफ MnO4 -2 Mn+2, यहां जा रहे हैं भाई बच्चे। अब Mn का निकालो ऑक्सीडेशन नंबर, ये -8 देगा और -1 इक्वल टू जा रहा है ओवरऑल चार्ज, मतलब x -8 इज इक्वल टू -1। तो यहां पर देखो कितना हो रहा है, +7, और यहां कितना है बेटा, +2। कितने ऐड करूंगा? सर ये क्या करा आपने? हमें तो बैलेंसिंग सिखाई गई थी, आपने बैलेंसिंग तो की नहीं। अरे कर लो, बैलेंसिंग में काहे दिक्कत है? यहां पर है 4H, यहां पर नहीं है कोई H, है ना? और बेसिकली यहां पर H कह रहा हूं, यहां पर है 4O, यहां पर नहीं है कोई भी O, तो यहां पर है 4O, यहां पर नहीं है कोई भी O, लगा दो 4H2O। जिस तरफ ऑक्सीजन कम हो उस तरफ H2O पेल दो। अब भैया ऑक्सीजन तो बराबर हमने कर दिए, H तो यहाँ फालतू हो गए, तो यहाँ 8H+ ऐड कर दो, एक माइनस है। अब टोटल चार्ज देखो, यहाँ पर टोटल चार्ज +7 है, यहाँ पर टोटल चार्ज +2 है, तो यहाँ 5 इलेक्ट्रॉन ऐड कर दो। बात तो फिर वही आ गई घूम फिर के, हमने सीधा लगाया था ऑक्सीडेशन नंबर वाले कॉन्सेप्ट से, तो हलवा हो गया जी, बैलेंसिंग भी हो गई। अब सर हमें तो बैलेंसिंग में बड़ी समस्या हो जाती है, और ऑक्सीडेशन नंबर कैसे निकालते हैं, यहाँ तो हम धुएं हो जाते हैं। अब इसके 2 रास्ते हैं, एक तो ये है कि रेडॉक्स आप खुद रिवाइज करो, या फिर अब मोल कॉन्सेप्ट के ऊपर जो वीडियो शूट कर रहा हूँ उसमें मैं ऐड कर दूंगा, बता देना मुझे। रेडॉक्स टाइट्रेशन भी ऐड कर दूंगा। तो रेडॉक्स टाइट्रेशन में कोई बड़ी बात नहीं है, लेकिन ये सब निकालने की बात है, देख लेंगे। तो ये वाला सवाल भी हो गया 5 फेराडे। अगला क्वेश्चन है जी, हाउ मच इलेक्ट्रिसिटी इन टर्म्स ऑफ फेराडे इज रिक्वायर्ड टू प्रोड्यूस 20 ग्राम ऑफ कैल्शियम फ्रॉम मोल्टन CaCl2। ये क्वेश्चन है 3.13। देख रहे हैं, एनसीईआरटी के सवालों को डिस्कस कर लिया मैंने आपके साथ मजे से, एंड अलॉन्ग विद चैप्टर का रिवीजन। हलवा है भैया, घबराओ नहीं। हाँ, ज्यादा एमएससी पढ़ोगे तो दिक्कत हो सकती है, 12th जेई नीट पढ़ेंगे तो मजा है, फिर कुछ नहीं। तो 3.13 है 20 ग्राम ऑफ कैल्शियम निकालना है फ्रॉम मोल्टन CaCl2। तो मोल्टन CaCl2 से कैल्शियम निकालना है, हलवा हो गया, +2 चार्ज है, तो 1 मोल के लिए 2 फेराडे चाहिए। So for 1 mole of calcium we need 2 moles यानी 2 फेराडे। अब गिवन मास 20 ग्राम है, तो 20 ग्राम में कितने मोल, 20/40, हाफ मोल।
तो 2 फेराडे 1 मोल के लिए, हाफ मोल के लिए 1 फेराडे। आंसर हो गया। हलवा भाई अगला है 40 ग्राम ऑफ एल्यूमिनियम। ऐसे ही करोगे, 1 मोल के लिए 3, तो 40/27 इंटू 3। तो आई होप जो मैं समझाना चाह रहा हूं वो दिमाग में बैठ गया है। क्वेश्चन एनसीईआरटी के भी हमने देख लिए हैं। अब एक जरा कॉन्सेप्ट को ध्यान से समझ लेना, यहीं से फिर आगे वाले चैप्टर में मजा आएगा। एक चीज आएगी बच्चों, रिडक्शन पोटेंशियल। इसे कंसेप्चुअली समझते हैं पहले कि भाई ये क्या है, रिडक्शन पोटेंशियल क्या है। अरे जनरली नहीं कहते कि भाई इस बंदे में बड़ा पोटेंशियल है, ये बहुत कुछ कर सकता है, बड़ा पोटेंशियल है भाई साहब, बड़ी क्षमता है। रिडक्शन पोटेंशियल रिड्यूस होने की क्षमता है। मैं कितना रिड्यूस हो सकता हूं, यही मेरा रिडक्शन पोटेंशियल है। सो व्हाट वी कैन से, रिडक्शन पोटेंशियल is the ability to get reduced. अब अगर मैं अच्छा रिड्यूस हो सकता हूं तो इसका मतलब मैं इलेक्ट्रॉन गेन कर सकता हूं। कई बच्चों को दुविधा होती है, सर ये रिडक्शन ऑक्सीडेशन में उलझ जाते हैं। घबराओ नहीं, ऑक्सीडेशन इज द गेन ऑफ ऑक्सीजन, नाम ही है। और जब गेन ऑफ ऑक्सीजन होगा, ऑक्सीजन को बुलाओगे तो ऑक्सीजन तो भैया 2 इलेक्ट्रॉन छीन के जाता है, तो लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन। तो लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन भी ऑक्सीडेशन ही तो हुआ। रिडक्शन घटना, घटना साइंस में क्या होता है, कम होना साइंस में क्या होता है, नेगेटिव एडिशन। तो कोई नेगेटिव चीज ऐड करोगे तो रिड्यूस हो जाओगे। अब वो नेगेटिव चीज कैसे ऐड करोगे, नेगेटिव चीज कौन है, नेगेटिव चीज है बच्चे इलेक्ट्रॉन। तो अगर आप इलेक्ट्रॉन ऐड कर रहे हैं तो आप रिड्यूस हो रहे हैं, तो गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन क्या है, रिडक्शन। और इसके लिए आप किसी करीब आदमी को तो उठाओगे तो एच को आप गेन करोगे, तभी कुछ होगा, है ना, मुद्दा आसान है। तो अगर मैं रिड्यूस हो सकता हूं तो मैं आपसे इलेक्ट्रॉन छीनूंगा, तो आप क्या हो जाओगे, ऑक्सीडाइज। मोर दी रिडक्शन पोटेंशियल, बेटर दी ऑक्सीडाइजिंग कैरेक्टर। मतलब बेटर ऑक्सीडाइजिंग एजेंट हो जाएगा। जिसका रिडक्शन पोटेंशियल अच्छा है वो सामने वाले को बेटर ऑक्सीडाइज कर सकता है, तो वो एक अच्छा ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है। और रिडक्शन पोटेंशियल के बेसिस पे ही हमने चिपकाई है, एक सीरीज बनाई है, और उस सीरीज का नाम है इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज। अब बच्चों यहां से अगले लेक्चर में जो पढ़ने वाले हैं, अब देखो बच्चे, इस चीज को भी यूज करेंगे और इलेक्ट्रोकेमिकल सेल की तरफ जब फिर से एक बार घुसेंगे तो देखो 2 हाफ सेल थी और एक सॉल्ट ब्रिज था, यही कॉन्सेप्ट था, ये कंपोनेंट थे। तो इन कंपोनेंट की विवेचना, एक्सप्लेनेशन और डिटेल में डिस्कशन किया जाए। तो ध्यान रखिएगा, थोड़ा सा पढ़ पाए तो पढ़िएगा, पढ़ेंगे हाफ सेल्स के विषय में। तो आई होप जो आज पढ़ाया है वो सबको बड़े अच्छे से समझ में आया है। मेहनत आप लोग कर ही रहे हो, वीडियोस आपके सामने आ ही रहे हैं। आज को एक एनसीईआरटी के कुछ सवाल भी हमने डिस्कस करे। थोड़ी मेहनत और करो। एनसीईआरटी में मैंने एक क्वेश्चन और बोला था, बीच में एक सॉल्व्ड एग्जांपल है, वो भी रेजिस्टेंस वाले कॉन्सेप्ट ही है। एक ही सेल है, उसमें रेजिस्टेंस वेरी किया है, और पहले वाले की कप्पा देके दूसरे वाले का मोलर कंडक्टिविटी पूछा है।
तो पहले वाले का रेजिस्टेंस भी है, पहले वाले का कप्पा भी है, तो सेल कांस्टेंट निकाल लीजिए। सेल कांस्टेंट भी सेम सेल है तो सेम रहेगा। दूसरे वाले का कप्पा निकाल लीजिए और फिर मोलर कंडक्टिविटी निकाल लीजिए। ये मैंने समझाया है, करना आपको है। कल इसी क्वेश्चन से शुरुआत करेंगे, फिर पढ़ेंगे हाफ सेल्स की तरफ। तो आई होप आज जो पढ़ा है वो क्लियर है बच्चों। आज के लिए इतना ही। पढ़ते रहो, समझते रहो। ऑल द वेरी बेस्ट। टेक केयर। नमस्ते।